हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 10 जो इंग्लिश का मॉडल पेपर था उसका सोल्यूशन। वो भी पूरा नहीं होगा, केवल हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में का क्वेश्चन नंबर पहला वाला आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक में आपको क्या करना रहेगा, देखो। Read the following passage carefully and choose the correct option to answer the question that follow। यानी कि ये जो पैसेज आपके सामने ये वाला दिया है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद इसके नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे उन सभी का आंसर देना है। तो आंसर देने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे है ना। एक बहुत ज्यादा देखो नॉर्मल बात है, वो नॉर्मल क्या है कि सारे लोग इस पैसेज को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद वो इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि हम पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों को पढ़ेंगे और प्रश्नों को पढ़ने के बाद इसका हल करेंगे। दूसरा एकदम बेहतरीन तरीका, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको इसकी हिंदी भी ना आती हो, आपको किसी चीज से लेना देना ना हो, लेकिन फिर भी आप इसका सोल्यूशन निकाल देंगे। और वो तरीका क्या है कि आपको पैराग्राफ को नहीं पढ़ना है जैसा सारे लोग कर रहे हैं, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा क्वेश्चन को और जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी आंसर देना स्टार्ट करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ के स्टार्ट करते हैं। लाइक वी हैव द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर्स, इंजीनियर एंड आर्किटेक्चर्स। तो सबसे पहले आपको क्या करने पड़ेगा, यहाँ पे देखो। अब मान लो हमें इसकी हिंदी कुछ भी नहीं आती, हम एकदम जो कहते हैं ना एवरेज से बिलो एवरेज वाले बच्चे, हमें इसकी हिंदी उंदी कुछ नहीं आती, बस हमें इसका आंसर देना है और नंबर पाना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिसको कि आपको पकड़ना पड़ेगा। जैसे देखो ये तो बहुत सारे क्वेश्चन में आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड, ऐसे आपको बहुत जगहों पर मिल जाएंगे। लेकिन कीवर्ड इसमें क्या है, कीवर्ड ये है कि नेचर्स, आर्किटेक्चर्स और इंजीनियर्स, यानी नेचर के इंजीनियर और आर्किटेक्चर्स कहाँ पे हैं। अब आप इस पैराग्राफ में खोजना स्टार्ट करो, आप चाहे तो ऊपर से खोजना स्टार्ट कर दो या फिर आप चाहो तो नीचे से खोजना स्टार्ट कर दो। अब नीचे से अगर हम खोजना स्टार्ट करें तो सबसे पहले ही हमें मिल जाएगा कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नेचर्स मास्टर डिजाइनर इंजीनियर एंड आर्किटेक्चर्स। अब देखो हिंदी की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें यहाँ पर ये वाला मिल गया, क्या ये वाला हमें सेंटेंस मिल गया। अब केवल इतना ही नहीं पढ़ना है, जहां से फुल स्टॉप रहेगा उसके बाद का हम पूरा सेंटेंस पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो फुल स्टॉप है, वंस के बाद में यहाँ फुल स्टॉप है, तो इसके बाद का हम पूरा पढ़ लेंगे। जैसे कि पहले तो आप इसे समझ लीजिए कि अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको जवाब ना आता हो तब आप ऐसा काम करेंगे, लेकिन इसके बाद हम अच्छे से बताएंगे कि आपको इसे पढ़ना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है। मतलब आप अच्छे बच्चे रहेंगे तब, और अगर आपको नहीं आता रहेगा तो फिर आप इस ट्रिक को अप्लाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप है, हम इसके आगे पढ़ेंगे टेलर बर्ड्स एंड वीवर बर्ड्स, आंट्स, वास्प एंड बीज आर अमंग नेचर्स मास्टर डिजाइनर इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्चर्स। अब हमें इतने सारे मिल गए। अब आप इसका देखो, इस प्रश्न का क्या मतलब है। मान लो आपको मतलब भी न पता हो तो ये जो 4 ऑप्शन है, मतलब जो कहते हैं ना एकदम एवरेज से भी खराब बच्चे, बिलो एवरेज वाले, आपको अर्थ भी न पता हो, फिर भी प्रश्न का मतलब न पता हो, लेकिन देखो इस 4 ऑप्शन में आपको क्या दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में है वीवर बर्ड्स, गोट्स, टेलर बर्ड और आर्ट। अब देखो कि ये 4 में से कौन से इसमें आपको नहीं दिख रहे हैं। जैसे वीवर बर्ड्स, देखो आपको यहाँ पे वीवर बर्ड्स मिल गए, ऑप्शन नंबर पहला जो है। अभी टेलर बर्ड्स है, अब देखो इसमें टेलर बर्ड्स कहाँ पे है, यहाँ पे देखो वीवर बर्ड्स, यहाँ पे आपको टेलर बर्ड्स मिल गया। इसके बाद ये देखो आंट, आंट यहाँ पे दिया हुआ है, आंट भी हमें मिल गया। अभी यहाँ पे है गोट्स, यहाँ पे कहीं गोट्स है, बीस है, वाइफ्स है, और फिर यहाँ पे नेचर्स मास्टर डिजाइनर इंजीनियर आर्किटेक्चर्स मिल गया। बट हमें ये जो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला है ना, ये इस सेंटेंस में इसमें कहीं मिला ही नहीं है। इसका मतलब आपको कुछ भी न पता हो, बस आप ऐसे प्रश्न को पढ़ेंगे, कीवर्ड्स को कैच करेंगे
अब अगर आपको कीवर्ड भी कैच न करने आए तो बताओ हम किस हद तक जा करके बताएं। कीवर्ड तो कैच करने आपको आना चाहिए ना। ये देखो जैसे विच है, व्हाट है, ये सारी चीजें तो आपको इन द सेंटेंस, फॉलोइंग, कॉल्ड, नोन एज, ये चीजें तो सारे प्रश्नों में आपको मिल जाएंगी। मेन कीवर्ड यही रहेंगे जो लास्ट में ऐसे आपको दिए रहेंगे कि इसी के बारे में आपको बताना है। कुछ नहीं आ रहा है, प्रश्न को पढ़िए, देख लीजिए, जहां से पैराग्राफ मिले फुल स्टॉप के बाद पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि हम यही से, हमें नेचर आर्किटेक्चर मास्टर डिजाइनर मिल गए और हम यही से पढ़ने लग जाए, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। फुल स्टॉप के पास आप पहुंचेंगे, इसके बाद आखिरी वाले को पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिए कि आपको क्या नहीं मिल रहा है। जैसे कि तीनों चीजें आपको मिल गई हैं, ये चौथा वाला जो बोर्ड्स वाला ऑप्शन है ये आपको मिल ही नहीं रहा है, ये गोट वाला आपको बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब जब ये तीनों चीजें मिल रही हैं, ये सी वाला आपको नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन जो है ना यही सी वाला राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है आपका यही सी वाला राइट हो जाएगा। अब देखो ये तो उन बच्चों के लिए जिन्हें कुछ ना आता जाता हो, पास होने का टेक्निक है ये सारी चीजें। अभी हम अच्छे बच्चों की बात करते हैं जिन्हें ये सारी चीजें एकदम अच्छे से सॉल्व करनी रहेंगी। ये जो सेकेंड वाली टेक्निक है ना, कि जिसमें आपको पढ़ना भी नहीं है, समझना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, बहुत ज्यादा कामगार टेक्निक है। कुछ आता जाता ना हो, समय एकदम कम बच जाएगा। अब लेकिन इसे देखो घाटा भी है। घाटा ये है कि आपको अगर इसमें नहीं आता है, इसके नीचे जो प्रश्न आएंगे ना, पहले के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि इस वाले पैराग्राफ में इसका क्या मतलब है, इस वर्ड का अपोजिट क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो अगर आपको नहीं पता रहेगा तो फिर आप मीनिंग को कैसे बताएंगे। तो दैट इज वाई ये वाला आपको मतलब पास होने के लिए तो काम दे देगा, बट आप बहुत ज्यादा अच्छे नंबर इस पे नहीं ला पाओगे। अब देखो इसको हम हल कैसे करेंगे, मतलब अच्छे तरीके से, कि इसका अर्थ समझ करके पैराग्राफ को पढ़ करके। जैसे हम पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऑलमोस्ट ऑल क्रिएचर्स केयर फॉर देयर यंग वंस। दिस मीन लगभग इस पृथ्वी पर जितने सारे प्राणी हैं वो अपने बच्चों की केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। इसके बाद मेनी एनिमल्स प्ले विद देयर बेबीज, बहुत सारे जानवर अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। एंड शो देयर लव बाय टचिंग एंड हगिंग देम, और अपने प्रेम को अपने बच्चों को कैसे दिखाते हैं ना, उन्हें टच करके, उन्हें हग करके, उन्हें प्रेम करके। इसके बाद मोस्ट एनिमल्स क्लीन, फीड एंड प्रोटेक्ट देयर बेबीज, बहुत सारे जो प्राणी है वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को साफ सुथरा रखेंगे। फीड मतलब उन्हें खाना खिलाएंगे, प्रोटेक्ट मतलब उनकी सुरक्षा करेंगे। देखो कुछ नहीं आ रहा होगा, जितने सारे वर्ड्स हैं पहले तो हिंदी जान जाओ। जैसे भी मैं पूछूं फीड मतलब, तो अगर आपको न पता हो तो आपका सेंटेंस का अर्थ ही नहीं निकलेगा। फीड मतलब होता है खिलाना, यानी कि अपने बच्चों को वो साफ सफाई से रखते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद बर्ड्स ऑल्सो टीच देयर फ्लेजलिंग्स। अब ये देखो फ्लेजलिंग्स एक नया वर्ड है, इसकी आप मीनिंग समझ लो। FLEDGLINGS, फ्लेजलिंग्स मतलब होता है नवजात पक्षी, यानी कि जिस पक्षी का भी जन्म हुआ है, दैट इज नोन एज नवजात शिशु। लिखने जा रहे थे ना, बट आपको नवजात पक्षी को लिखना पड़ेगा, बिकॉज हमें बर्ड्स के बारे में पढ़ना है। तो देखो फ्लेजलिंग्स का मतलब होता है नवजात पक्षी, यानी कि बर्ड्स ऑल्सो टीच देयर फ्रेडलिंग्स हाउ टू गो अबाउट इन द वर्ल्ड एज एडल्ट, यानी कि जो बर्ड होते हैं वो भी अपने बच्चों को सिखाते हैं कि इस संसार में आप जब बड़े होंगे तो आपको कैसे रहना है, ये दुनिया कैसे चलती है, वो सारी चीजें। उन्हें देखो उड़ना सिखाते हैं, ऊंचाई पे ले जाके छोड़ देंगे कि चलो तुम उड़ना सीख लो। इसके बाद क्या है, अ नंबर ऑफ एनिमल्स बिल्ड होम्स फॉर देयर यंग वंस, बहुत सारे ज्यादा नंबर के मतलब बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए घर भी बनाते हैं, घर बना के वो खुद भी रहते हैं, अपने बच्चों के लिए भी बनाते हैं। टेलर बर्ड्स एंड वीवर बर्ड्स, अब देखो टेलर और वीवर बर्ड का मतलब ये है, टेलर मतलब तो दर्जी पक्षी हो जाएगा, लेकिन अब दर्जी पक्षी से हमें क्या मतलब है दीदी, वीवर बर्ड्स मतलब बुनकर पक्षी हो जाएगा, लेकिन दीदी बुनकर पक्षी से हमें क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो अपना घर खुद से बना करके रहेंगे और प्रकृति के मास्टर डिजाइनर कहे जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें वो बना करके रहेंगे। टेलर बर्ड्स, वीवर बर्ड्स, आंट मतलब जो चींटियां होती हैं, वास्प का मतलब होता है ततैया पक्षी, वाष्प का मतलब होता है ततैया। ततैया आपको न पता हो तो जान जाइए।
Wasps and bees, bees मतलब मधुमक्खियां, are among nature's master designer, engineer and architectures. ये सारे जो है ये हमारे प्रकृति के मास्टर डिजाइनर कहे जाते हैं, इंजीनियर कहे जाते हैं और आर्किटेक्चर्स कहे जाते हैं। सेकेंड तरीका, हमने पैराग्राफ को पढ़ लिया, हमें इसका अर्थ पता चल गया। अब इसके बाद हम प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर्स इंजीनियर एंड आर्किटेक्चर्स। इस निम्नलिखित में से कौन है जो कि नेचर का इंजीनियर और आर्किटेक्चर्स कहा जाता है। वीवर बर्ड्स कहे जाते हैं, टेलर बर्ड्स कहे जाते हैं, चींटियां कही जाती हैं, लेकिन ये जो गोट है, बकरी को हम थोड़ी ना बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे वाले को। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इसको इरेज कर देते हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसे इरेज करके फिर अगले वाले प्रश्न को देखेंगे। तो आई होप मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके आगे वाले प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। एक्चुअली अगर हम एक पार्ट में इसका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे तो जल्दी जल्दी के चक्कर में अच्छे से नहीं समझा पाएंगे और ना ही आप अच्छे से समझ पाओगे। सो दैट इज वाई छोटे छोटे पार्ट में करके हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज सेइंग कि हाउ डू एनिमल्स शो देयर लव विद देयर यंग वंस, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने बच्चों को प्रेम कैसे दिखाते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, सिंगिंग यानी कि गाना गा करके, बिल्कुल नहीं। इंजॉइंग यानी इंजॉय करके, बिल्कुल नहीं। अकम्पनिंग का मतलब होता है साथ में रहना, साथ में रह करके, बिल्कुल नहीं। अकम्पनिंग का देखो हिंदी भी आप जान जाओ, अकम्पनिंग का मतलब होता है साथ में रहना। अकम्पनिंग का मतलब होता है साथ में रहना। तो साथ में रह करके नहीं, नहीं, वो कैसे क्या करते हैं, दे टच देयर बेबीज, दे हग देयर बेबीज एंड दे लव देयर बेबीज। दिस मीन ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर और आप जीत जाएंगे 7 करोड़ रुपए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, 1 करोड़ रुपए नहीं जीतेंगे। एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे तो नाम रोशन हो जाएगा अच्छा खासा। क्वेश्चन नंबर थर्ड यू हैव विच वर्ड मीन्स बेबी बर्ड इन द फॉलोइंग, यानी कि जो पैसेज था ना, ये नीचे जो 4 वर्ड दिए हैं इनमें से किसका मतलब है बेबी बर्ड, यानी कि नवजात पक्षी। बेबी बर्ड हमने आपको बताया था कि किसका मतलब होगा, बर्ड मतलब पक्षी होता है, एनिमल मतलब जानवर होता है, आंट मतलब चींटियां होती हैं। आंट मतलब भी अगर किसी को नहीं पता हो तो आप जान जाओ कि आंट मतलब होती हैं चींटियां। आंट मतलब चींटियां होती हैं। ये जो फ्लेजलिंग्स है, ये मैंने आपको बताया था कि फ्लेजलिंग्स का सीधा सा मतलब है नवजात पक्षियों से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और फिर देखेंगे अगले वाले क्वेश्चन को कि अगले वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगला वाला प्रश्न हमसे क्या कहेगा। देखो अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा, ठीक है, तीसरे तक हमारा हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा आपको क्या कह रहा है, एक बार हम इस पे चलते हैं। हाँ, तीसरे तक हो गया। अभी हम देखते हैं चौथे वाले को। देखो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, मतलब चौथे से 8वां तक आपको क्या कहेगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है टू आंसर द फॉलोइंग, यानी कि ये जो आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे एक्चुअली ये रिलेटेड होंगे आपके ग्रामर पोर्शन से। किससे रिलेटेड होंगे, ये आपके रिलेटेड होंगे ग्रामर यानी कि व्याकरण पोर्शन से। ग्रामर यानी कि व्याकरण पोर्शन से आपके रिलेटेड होंगे। इसके पहले का जो था वो आपका जो अनसीन पैसेज था उससे रिलेटेड था। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक आपका क्या था, अनसीन पैसेज से रिलेटेड था। अनसीन पैसेज आपको पढ़ने थे और उसका आंसर आपको देना था।
अनसीन पैसेज आपको पढ़ने थे, उसका आंसर आपको देना था। क्वेश्चन नंबर देखो 4 से 8 तक क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 टू 8 तक आपके रिलेटेड होगा ग्रामर से रिलेटेड होगा, और इसमें आपको यही इरर उरर वाले प्रश्न मिल जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे, इसे भरना रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, फिर इसके बाद ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, इन द क्लास टुडे। अब हम क्या करेंगे, यानी कि प्रत्येक लड़के और लड़कियां क्या थे क्लास में टुडे, आज क्लास में क्या थे, प्रेजेंट थे क्लास में। ठीक है, मतलब सारे लड़के लड़कियां आज की क्लास में प्रेजेंट हैं। अभी हम इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले तो जान जाओ कि प्रेजेंट तो सब में रहेगा, मतलब सारे लड़के लड़कियां आज की क्लास में मैम प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका मतलब प्रेजेंट तो ठीक है। अभी आप एक बात ध्यान रखो, ये जो एवरी होता है ना, ये जो एवरी होता है, एवरी हमेशा रिलेटेड होता है सिंगुलर से, एवरी सिंगुलर फॉर्म से रिलेटेड होता है। अब देखो ये टुडे है, टुडे का मतलब सीधा सा वो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, तो अगर इसमें पास्ट और फ्यूचर का कोई सा होगा तो हम उसे हटा देंगे। अब जैसे देखो हैव तो प्रेजेंट में है, आर भी प्रेजेंट में है, इज भी प्रेजेंट में है, बट ये जो हैड है ये तो हमारा पास्ट में चला जाएगा, और टुडे के जगह पास्ट में दैट डे हो जाता है। प्रेजेंट में देखो आपका टुडे होता है, प्रेजेंट में आपका होता है टुडे, प्रेजेंट में आपका होता है टुडे, और पास्ट में आपका चला जाएगा दैट डे। जो चीज आप आज करोगे पास्ट में आप उसे उसे बोलोगे दैट डे, टुडे का ये बन जाएगा दैट डे ना, इसका मतलब ये हैड वाला ऑप्शन नंबर सी वाला गलत हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए बी डी बचा है। अब मैंने आपको यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आप ध्यान दो, क्या ध्यान दे दीदी, क्या ध्यान दे आप बता दो। देखो ध्यान ये देना था कि एवरी जो है ये सिंगुलर से रिलेटेड है, लेकिन हैव हमारा प्लूरल से रिलेटेड है, क्योंकि देखो जो सिंगुलर फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में हैज होता है और प्लूरल फॉर्म में आपका हैव हो जाता है। सिंगुलर में हैज होता है, प्लूरल में आपका हैव हो जाता है, इसका मतलब ये पहला वाला भी गलत हो जाएगा। अब देखो, अब सिंगुलर में आपका इज होता है और प्लूरल में आपका आर हो जाता है ना, सिंगुलर में आपका इज होता है, प्लूरल में आर हो जाता है, यानी कि ये आर वाला भी गलत हो जाएगा। अब दीदी आपने बताया था कि एवरी आपका सिंगुलर से रिलेटेड है, इज तो यहाँ पे सिंगुलर है दीदी, इज तो सिंगुलर है ना, तो हाँ इज वाला यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, और यहाँ पे आप क्या फिल करोगे, इज प्रेजेंट, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इज प्रेजेंट, ऐसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, और यहाँ पर आप लिख दो इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, यानी कि आज की क्लास में सारे लड़की लड़कियां प्रेजेंट हैं। तो ये वाला क्वेश्चन चौथा वाला आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम इसको इरेज कर देते हैं, हम क्या करते हैं इसको हम कर देते हैं इरेज, और इसके बाद हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या बोला है कि ही इज वरीड एग्जामिनेशन, इसका मतलब ये है कि ये जो बीच में आपको जगह है इसमें आपको क्या भरना है। ऑन का मतलब होता है पर, इन का मतलब होता है में, ऑफ के तो ढेर सारे मतलब होते हैं, क्या ही बताएं ऑफ के हिंदी में बहुत सारे मतलब है ना, तो हम कोई एक नहीं लिख सकते। अबाउट का मतलब होता है के लिए, के बारे में, के लिए, के बारे में। एक्चुअली देखो इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं ना उसके हिंदी में बहुत सारे मतलब होते हैं, हिंदी में इतने सारे मतलब होंगे कि हम आपको क्या बताएं कि इसका मतलब हिंदी में ये हो जाएगा। देखो ही इज वरीड, वो एग्जामिनेशन पर चिंतित है,
नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। वो एग्जामिनेशन में चिंतित है, गलत हो जाएगा। ऑफ चिंतित है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबाउट एग्जामिनेशन यानी कि आप यहाँ पर फिल करेंगे, आप यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा अबाउट। क्या फिल करना पड़ेगा? आपको फिल करना पड़ेगा अबाउट। इसका मतलब ये है ही इज वरीड अबाउट एग्जामिनेशन, यानी वो परीक्षा को लेकर के, वो परीक्षा के बारे में चिंतित है। परीक्षाएं जो हमारी आने वाली हैं इसी वजह से वो चिंतित है। तो ये भी आपका बहुत आसान सा था, क्लियर हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अगले वाले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया, 6वां, 7वां, 8वां भी हम और देखेंगे ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 6वां भी आपके सामने क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6वां क्या बोल रहा है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि नीचे जो आपको इतने सारे वर्ड दिए हैं इनको मिला करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाना है। अभी देखो सेंटेंस हमारा कैसे बनता है। सेंटेंस के बारे में सबसे पहले आप जानो, तब तो आप इसे बना पाओगे। सबसे पहले आप जानो सेंटेंस के बारे में, इसके बाद आप इसे बना पाएंगे ना। देखो, पहले आप सेंटेंस के बारे में जानो, इसके बाद आप इसे बना पाएंगे कि सेंटेंस आखिर बनते कैसे हैं। देखो, ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब दीदी आप बताओ कि सेंटेंस हमारा बनता कैसे है। तो देखो, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट होनी चाहिए, फिर आपके पास वर्ब्स होनी चाहिए, देन आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक स्ट्रक्चर है, ये काफी ज्यादा बेसिक स्ट्रक्चर है। और इसके भी अंदर जाएंगे आप तो फिर आपको सब्जेक्ट चाहिए होगा, आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी, इसके बाद आपको मेन वर्ब चाहिए होगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें मेन वर्ब चाहिए होता है। हेल्पिंग वर्ब के चलो अच्छा, इसको इरेजी कर देते हैं, अच्छे से आपको बताते हैं ना। ये वाला देखो, ये आपका एकदम बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर है। ये एकदम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब इसमें भी देखो, इसमें भी कंडीशन है। अगर हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तो आपका स्ट्रक्चर कुछ दूसरे तरीके से बनेगा, निगेटिव में कुछ दूसरे तरीके से बनेगा। इंटरोगेटिव वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, देखो अफर्मेटिव में आपके सामने क्या हो जाता है, आपको सब्जेक्ट चाहिए होता है, आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, देन आपको मेन वर्ब चाहिए होते हैं, फिर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, फिर आपको अदर वर्ड्स चाहिए होते हैं, फिर आपको यहाँ पे फुल स्टॉप चाहिए होता है। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हो गया। इफ आई टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए होता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको चाहिए होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट लग जाता है, नॉट के बाद आपकी मेन वर्ब्स आ जाती हैं, और मेन वर्ब्स के बाद ना आपको ऑब्जेक्ट आ जाता है, देन अदर वर्ड आ जाता है, और इसके बाद आपका फुल स्टॉप आ जाता है। ठीक है, ये निगेटिव की बात हो गई। अभी दीदी अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो कैसे आएंगे, देखो आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा, बिल्कुल भी मत समझिएगा कि ये हमें काम नहीं देंगे। जैसे सपोज दैट यहाँ पे तो सारे फुल स्टॉप वाले अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, नॉट कहीं पे नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में इन सारे ऑप्शन की जगह अफर्मेटिव की जगह निगेटिव दे देता तो आप कैसे बनाते, इंट्रोगेटिव दे देता तो आप कैसे बनाते। तो दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसके बारे में जानेंगे तभी इसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे। इंट्रोगेटिव में देखो दो पार्ट होते हैं। इंट्रोगेटिव में आपके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट आपका आ जाता है यस नो टाइप वाला, और इसके बाद दूसरा आ जाता है WH वर्ड्स वाला, लॉन्ग आंसर वाला। WH वर्ड्स वाले आ जाते हैं। अब यस नो टाइप वाले होते हैं जो प्रश्न हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे और आंसर हमें केवल यस या नो में देना पड़ जाएगा। बट अगर हम WH वर्ड की बात करें तो ये आपके प्रश्नवाचक WH वर्ड्स वाले से स्टार्ट हो जाते हैं और आंसर आपको काफी ज्यादा लॉन्ग देना पड़ जाता है।
जब देखो, जब हम क्या करेंगे, यस नो टाइप की बात करेंगे, अगर हम इसमें पहली वाली जो कंडीशन है यस नो की, इसकी बात करेंगे तो ये हमेशा स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी, फिर सब्जेक्ट आपका लगता है, फिर इसके बाद मेन वर्ब्स लग जाती हैं, फिर ऑब्जेक्ट लग जाता है, फिर अदर वर्ड्स लग जाती हैं, और इसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इसमें भी यस नो टाइप में भी अगर निगेटिव की बात करेंगे, ये तो यस नो टाइप का है, निगेटिव की बात करें तो इसमें नॉट भी आ जाएगा, और इसके बाद दूसरा अगर हम WH वर्ड की बात करें, ये तो आपका यस नो टाइप वाला हो गया, और इसके बाद अगर हम WH वर्ड्स की बात करेंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, WH वर्ड्स की बात करने पर सबसे पहले तो आपको WH फैमिली वाले वर्ड से ही मिल जाएंगे, सबसे पहले आपको WH वाले वर्ड्स मिल जाते हैं, और इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब्स मिल जाती हैं, इसके बाद आपको सब्जेक्ट मिल जाता है, इसके बाद आपको मेन वर्ब्स मिल जाती हैं, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है, इसके बाद आपको अदर वर्ड्स मिल जाती हैं, और इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाता है। जैसे अभी देखो, ये दोनों तो आपके ऐसे ही हैं, अगर निगेटिव की बात होगी नॉट लगाना तो फिर आप नॉट भी लगा देंगे ना, नॉट भी लगा देंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में आप नॉट भी लगा देंगे, अगर आपको यहाँ पे लगाने की बात आएगी निगेटिव जैसे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के और मेन वर्ब के बीच में आप नॉट लगा देंगे, अगर कोई ऐसा सेंटेंस आया तो देखो ये सारी चीजें हमारे सेंटेंस के बारे में हो गई। अब हमें इसको अरेंज करना है कि ये कैसे होगा। सेंटेंस आपके सामने वर्ड से क्या है, लास्ट, रेनिंग, इट, बीन, हैज, नाइट, सिंस, ये तो सारी चीजें हो गई। अभी देखो सबसे पहले किसी सेंटेंस के लिए हमको इंट्रोगेटिव वाला इसमें से कोई भी सेंटेंस नहीं है, यानी कि देखो किसी के भी लास्ट में ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा है, लगा है, लगा है, नहीं दीदी नहीं लगा है, इसका मतलब किसी के भी लास्ट में आपके क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन मार्क आपको कहीं पे भी यहाँ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये सारा आपके क्वेश्चन मार्क से, इसे थोड़ा सा हम सही कर देते हैं पहले, ये आपका अफर्मेटिव, ये निगेटिव वाला क्वेश्चन मार्क देखो नहीं है ना, इसका मतलब हमें इंट्रोगेटिव वाला इस पे नहीं अप्लाई करना है। किसी में भी देखो नॉट नहीं है किसी भी सेंटेंस में, तो निगेटिव वाला भी हट गया, सबसे पहले अफर्मेटिव वाला आ गया, तो अफर्मेटिव में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को अप्लाई करना पड़ जाता है। अब आप हमें ये बताओ कि जब आप सब्जेक्ट की बात करोगे तो सब्जेक्ट आपको कौन कौन से मिल जाएंगे, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आपको यही मिलेंगे, ही मिलेंगे, सी मिलेंगे, इट मिलेंगे, किसी का नाम मिलेगा, एनी नेम मिल जाएगा, एनी नेम में आपके वन नेम, टू नेम मिल जाएंगे, आई मिलेगा, वी मिलेगा, यू मिलेगा, दे मिलेगा, यही सारी चीजें तो आपको सब्जेक्ट के रूप में मिलेंगी ना। अब देखो, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में ऐसे बीन आपका सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा तो ये गलत हो जाएगा, नाइट आपका नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा, इट आएगा, इट आएगा, सी वाले डी वाले पहले ही हमारे गलत हो गए, ए वाला बी वाला बच गया, इट बच गया। अब बताओ सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, तो इट के बाद बीन तो आता नहीं है, बीन तो आता नहीं, इट के बाद आपका हैज बीन आता है। टेंस नहीं पढ़े होगे ना, डिस्क्रिप्शन में पूरा टेंस का लिंक मिल जाएगा, जा करके देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसे इट के बाद आप हैज बीन लगाओगे, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, तो इट के बाद हैज बीन आता है, ये देखो ए वाला गलत हो गया क्योंकि इट के बाद बीन नहीं आएगा। हैज देखो लास्ट में, हैज को जबकि पहले होना चाहिए था, ये हैज को यहाँ पे पहले होना चाहिए था बट था नहीं तो गलत हो गया, इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर बी वाला है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नाउ यू पीपल कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो आई होप कि आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अभी देखो हम क्या करते हैं कि इसके बाद अगले वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये छठवां वाला हमने सॉल्व कर लिया और हम क्या करते हैं अब क्या करते हैं, इसके बाद 7वें वाले क्वेश्चन की तरफ जंप करेंगे, बट उसके पहले आप लोग क्या करो, इसको लिख लो।
केवल स्क्रीनशॉट मार के एकदम मोबाइल में स्टोरेज रख लेंगे, स्टोरेज ज्यादा हो जाएगा डिलीट कर देंगे, तो ऐसे कुछ नहीं करना होता, आपको इसे पढ़ना लिखना भी पड़ता है ना। क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 7वें पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। मिसस्पेल्ड का मतलब है कि कौन सा इसमें से वर्ड है जो सही नहीं लिखा हुआ है, सही कौन सा नहीं लिखा हुआ है। देखो नीचे से देखते हैं ना, नीचे से ऊपर से हम कहीं से भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें सारे में देखो एक्सेप्ट है ना, सारे में एक्सेप्ट है, आपको यहाँ पे सारे में आपको एक्सेप्ट देखने को मिल जा रहा है। ये जो वर्ड है एक्सेप्ट, ये जो वर्ड है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, एक्सेप्ट आपको सारे में मिल गया, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। एक्सेप्टेड का मतलब है स्वीकार कर लिया गया, एक्सेप्टेड का मतलब है स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। इसका मतलब ये है, जैसे मैं बोलूं योर रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड, यानी आपका जो रिक्वेस्ट है ना एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब आपको चिंता मत करो। एक्सेप्ट मतलब देखो यही वाला है, एक्सेप्ट मतलब बता दिए थे स्वीकार करना। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकार करने की क्षमता, एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार करने की क्षमता। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकार करने की क्षमता, स्वीकार करने की क्षमता। अब ये तीसरा वाला हमारे सामने बच गया एक्सेप्टेबल। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ACCEPTIBLE, एक्सेप्टेबल। ये देखो जो आई है सबसे पहले यही गलत है। अब ये एक्सेप्टेबल बनता कैसे है, एक्सेप्ट प्लस एबल, एक्सेप्ट प्लस एबल बराबर आपका क्या बन जाएगा, बराबर आपका बन जाएगा एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का मतलब है, एक्सेप्टेबल का मतलब होता है स्वीकार करने योग्य, एक्सेप्टेबल का मतलब होता है स्वीकार करने योग्य, एक्सेप्टेबल का मतलब है स्वीकार करने योग्य ना। अब देखो ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई, यहाँ पे जो आई आ गया था, ये आई इसको नहीं आना था, आई के जगह ए आना था ना, इसका मतलब ये वाला आपका गलत हो गया। ये आपका जो सी वाला है ये वाला गलत हो गया, इसका मतलब यही ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये स्पेलिंग में मिस्टेक है, इस आई के जगह पे ए होना चाहिए था, बाकी सारी चीजें तो ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, क्लासेस समझ में भी आ रही होंगी कि कैसी जा रही हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें वाले को ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8वां वाला और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां वाला आपके सामने है कि ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लोथ्स। अब सबसे पहले ही का मतलब वह होता है, स्पेंड का मतलब होता है खर्चा करना। ही स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लोथ्स। अब आपको इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट, यानी कि ये जो स्पेंट वर्ड है आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है कि एडवर्ब है। अब देखो इसीलिए मैंने सेंटेंस बताए थे कि ये जानते रहोगे तो पता चल जाएगा कौन सी चीज क्या है। मैंने आपको बताया था सेंटेंस बनने के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट यू शुड हैव अ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कुछ है नहीं, इसका मतलब क्या है कि मेन वर्ब्स हैं। मेन वर्ब है ही, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, स्पेंड आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, एडवर्ब नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, नाउन नहीं है, यानी कि ये आपका वर्ब है। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखो, ही का मतलब वह आपको पता है, स्पेंट का मतलब जान जाओ। एक्चुअली ये सेकंड है ना, इसलिए स्पेंट लिखा हुआ है। फर्स्ट फॉर्म में आपका स्पेंड जाएगा। स्पेंड मतलब होता है, देखो, स्पेंड मतलब होता है खर्चा करना ना। स्पेंड, स्पेंड का मतलब होता है खर्चा करना। नहीं पता हो तो आप जानते चलिएगा, कितने भी कमजोर विद्यार्थी हो लेकिन पास तो हो ही जाओगे, इतनी तो गारंटी है ना। स्पेंड मतलब खर्चा करना। लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा। मनी का मतलब पैसे और परचेजिंग का मतलब होता है खरीदना। देखो, परचेजिंग का मतलब होता है खरीदना। परचेजिंग का मतलब होता है खरीदना। परचेजिंग का मतलब होता है खरीदना। कॉस्टली का मतलब होता है महंगे। हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता हो वो लोग तो जरूर इसे लिख लीजिएगा कि इसका क्या मतलब होता है। कॉस्टली का मतलब होता है महंगे, क्लोथ्स मतलब कपड़े। अब आपको समझ में आ गए होंगे कि उसने ना ढेर सारे पैसे खर्चा कर दिए एकदम महंगे महंगे कपड़े खरीदने के लिए। हेल्पिंग वर्ब कोई है नहीं, स्पेंड आपकी ये वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट है, ही आपका सब्जेक्ट है और स्पेंड आपकी वर्ब हो जाएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपका ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए हमारा यही पूरे 8 क्वेश्चन थे। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि आप लोग को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे इसी के अगले पार्ट वाले वीडियो में। कोई और वीडियो भी तब तक के लिए जा सकती है, लेकिन पूरा सोल्यूशन तो आप लोग को दिया ही जाएगा ना। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। आने वाले बोर्ड एग्जाम की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।